हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके लिए एक टेस्ट लेकर आ गया हूं, सामान्य ज्ञान का टेस्ट सीरीज, जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी हॉस्टल वार्डन का जो सामान्य ज्ञान का जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैं ऑलरेडी 9 वीडियो जो है ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पूरे 9 पहले के वीडियोज़ को आप जाके ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो पाएगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। हम सबको पता है कि सामान्य ज्ञान जो है छात्रावास अधीक्षक 2024 में इससे 15 अंकों के 15 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। वो 15 अंकों में अगर देखा जाए तो संविधान, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था, इन सभी से 2-2 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर का। और इसके बाद सामान्य विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपको 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 8 3 11। और इस वीडियो के अंदर मैं 4 क्वेश्चन जो है आपके लिए शारीरिक शिक्षा और योग का लेकर आया हूँ। इस प्रकार 15 अंकों के 15 प्रश्न का ये टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 10 होगा। ठीक है, तो पहले का भी आप जाके देखिएगा और इस टेस्ट को भी आप वीडियो को पॉज करके जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा आप उसको भी नोट डाउन करते चलिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि 10 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है, जो कि संविधान का एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एकदम मुजबानी याद करके रखिएगा। 100, 102, 105 या फिर 106, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है कि भारतीय संविधान में अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये 106वां संविधान संशोधन जो है ये 2023 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है तो ये भी आपको याद रखिएगा कि हमारा जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा हो गया या फिर कह लीजिए राज्यों का जो विधानसभा हो गया, लोकसभा और राज्यों का विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण से संबंधित है। यह विधेयक जो है पारित भी हो चुका है। हालांकि लागू अभी नहीं हो गया हुआ है, भविष्य में होगा, बट ये पारित हो चुका है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कितने, 2023 तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछ देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि 105वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि मेरे कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जो सीरियसली इन क्वेश्चन को लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार से ये प्रश्न पूछ जाएगा तो आप अगर इसको ठीक के से अगर तैयार करके नहीं जाएंगे तो बहुत आपको अखरेगा और लगेगा काश सर की बात मैं मान लेता और एक क्वेश्चन मैं कर लेता। ठीक है, तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 105वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न भी आपके लिए संविधान का ही है। प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है। देखिए, संविधान से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो अभी देखिए, अभी हमारा निर्वाचन हुआ लोकसभा का। ठीक है, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ। इसमें हमारा पीएम का भी सिलेक्शन हुआ। नरेंद्र मोदी जी हमारा तीसरी बार पीएम बने हैं और साथ ही साथ इनका मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। किसको क्या मंत्रिमंडल मिला, मतलब किसको क्या मंत्रालय मिला है, इस चीज को आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न आपको यहां से भी देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स के अंदर भी। ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग 15 में, भाग 2 में, भाग 18 में या फिर भाग 14 में। एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से प्रश्न जो है हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि हमारे संविधान का जो भाग 15 है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, किससे, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा भाग 15 है। भाग 15 का जो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक के जो आर्टिकल हैं ये आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित देखने को मिलेगा। ठीक है, भाग 2 हम सभी को पता है कि ये नागरिकता से संबंधित ये भाग है और आप सबको पता है कि नागरिकता के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक का अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है। भाग 18 हम सबको पता है, नहीं भी पता है तो आप याद करके रखिएगा, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है कि आपातकाल से संबंधित है। और इसके लिए आर्टिकल देखा जाएगा तो 352 से लेके 360 नंबर का तक जो आर्टिकल है वो आपातकाल से संबंधित है, जो कि भाग 18 में वर्णन किया हुआ है। और भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। क्या याद रखना है, संघ और राज्यों
के अधीन सेवाएं, के अधीन जो सेवाएं हैं उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 है, याद रखिएगा। आर्टिकल 14 के अंदर भी अगर सॉरी भाग 14 का जो आर्टिकल 308 है, 308 से लेके 323, ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो बताइए यूपीएससी जो है, ठीक है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, यूपीएससी के लिए कौन सा आर्टिकल जो है होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये 2 प्रश्न जो है हमारा संविधान का हो गया। आगे हम 2 प्रश्न जो है इतिहास का देखेंगे। प्रश्न है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच में, मेदनी राय और बाबर के बीच में, या फिर अफगानों और बाबर के बीच में? किनके बीच में खानवा का युद्ध हुआ था? तो पहली बात तो खानवा का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। कब हुआ था? तो डेट भी आप याद रख सकते हैं, 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1527 के में हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पानीपत फर्स्ट का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें भी बाबर ही विजय हुआ था, और ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। मेदनी राय और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसका? चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये 29 जनवरी 1528 को हुआ था, और इसमें भी बाबर का ही विजय हुआ था। और लास्ट और आखिरी जो है अफगानों और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध हुआ था, और 6 मई 1529 को हुआ था, 6 मई 1529 को। तो ये सभी के सभी युद्ध जो है बाबर द्वारा लड़ा गया था, और सभी एक सीक्वेंस में, आप याद रखिएगा, 15, 26, 27, 28, 29, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। और सभी में जो जीता था, विजय कौन हुआ था? बाबर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, आसान है, ठीक है, बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके किसके मध्य में हुआ था, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न भी मैं हिस्ट्री से ही लिया हूँ, इतिहास से लिया हूँ। प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? यहाँ से भी प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको याद रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, या फिर शिशिर कुमार घोष? किसने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। इन्होंने ही अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कराया था। इसका प्रारंभ जो हुआ था, ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो बांग्ला भाषा में हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था? बांग्ला भाषा में हुआ था। लेकिन बाद में जो अंग्रेजों द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, क्या आया था? इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाला हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? तो ये 1878 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन जो था वायसराय, उस समय गवर्नर जनरल था, उसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ही, कि मतलब कह लीजिए कि इसके डर से ही जो शिशिर कुमार घोष थे, उन्होंने ये अमृत बाजार पत्रिका का जो बांग्ला में प्रकाशन हो रहा था उसको बंद करके उसको इंग्लिश में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, अंग्रेजी में उसका प्रकाशन स्टार्ट कर दिया था, याद रखिएगा। तो कब हुआ था? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लेकिन कोई कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था क्या था? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्चुअली में इसको लाया गया था। अब बताइएगा कि जो भारतीय प्रेस है, ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा किसको मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था। तो यहाँ पे बताइएगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का एक पत्रिका याद रखिएगा, सोम प्रकाश, ठीक है। सोम प्रकाश जो पत्रिका है वो किसके द्वारा लाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लाया गया था। लाला लाजपत राय का याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया पत्रिका किसका? लाला लाजपत राय का है।
और वीर सावरकर का तो हमको पता है, ठीक है। वीर सावरकर जी का एक याद रखिएगा, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये किसका है? वीर सावरकर जी का था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बताइएगा किसका किसका ये सही हुआ। अब हम पांचवा प्रश्न जो देखेंगे वो भूगोल का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है। पांचवा प्रश्न, 4 प्रश्न हमने देख लिया। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट में आपको एक कंपनी का नाम दिया गया है और राइट साइड में उसका मतलब कहाँ पे किस किस स्थान पर वो स्थित है ये पूछा गया है, ठीक है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बताना। बालको, कोरबा और कोयना में है क्या, नालको दामनजोड़ी में है क्या, हिंडाल्को झारसुगुड़ा में है क्या, या फिर इंडाल्को जेके नगर और मूरी में है। कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हिंडाल्को झारसुगुड़ा के अंदर नहीं है, ठीक है। हिंडाल्को झारसुगुड़ा के अंदर नहीं है। ये है कहाँ, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। जो हिंडाल्को है, ठीक है, हिंडाल्को आपको देखने को मिलेगा रेणुकूट में, ठीक है। रेणुकूट कहाँ है? आपको यूपी में देखने को मिलेगा। तो यूपी का जो रेणुकूट है वहीं आपको हिंडाल्को ये कंपनी देखने को मिलेगा। और जो ये हिंडाल्को है ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। आपको ये भी कई बार से पूछा जाता है कि ये किसके सहयोग से इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये झारसुगुड़ा जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? ओडिशा के अंदर है। झारसुगुड़ा कहाँ है? ओडिशा के अंदर। और यहाँ पे एक कंपनी आपको देखने को मिलेगा वेदांता, ठीक है। कौन सा? वेदांता ग्रुप जो है यहाँ देखने को मिलेगा। और ये जो है एक्चुअली में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। और बालको, कोरबा और कोयना दोनों जगह पे है। और ये एक चीज़ अभी याद रखिएगा कि जो बालको है ना, ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ये सब आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोवियत संघ के सहयोग से ये बालको को निर्माण किया गया था, कोरबा और कोयना में स्थित है। नालको दामनजोड़ी के अंदर है, ठीक है। दामनजोड़ी भी ओडिशा में है और ये भी फ्रांस के सहयोग से इसको बनाया गया था, फ्रांस के सहयोग से। और लास्ट में इंडाल्को जो है ये जेके नगर और मूरी दो जगहों पे मिलेगा, ठीक है। और ये जो है किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, कनाडा के सहयोग से। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबको आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, वो भी भूगोल का ही है। प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, या फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा ऐसा है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि एकमात्र है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है, मणिपुर है। और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र स्थल को इसको भी घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र स्थल के रूप में भी इसको घोषित किया जा चुका है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, पश्चिम बंगाल के अंदर। और यह एक तरह का मैंग्रोव वन है, याद रखिएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? तो ये आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पर भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंग्रोव वन भी यहाँ भी देखने को मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कछुआ के 4 प्रजाति पाई जाती है और ये चारों की चारों प्रजातियां जो है इस भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि और साथ ही साथ जो विश्व का सबसे बड़ा कछुआ जिसको ओलिव रिडले कहते हैं ना, उसका प्रजनन स्थल भी कौन सा होता है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? ओलिव रिडले, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। ओलिव रिडले जो है विश्व का सबसे बड़ा कछुआ है, जो कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में हमेशा आता है, क्योंकि ये एक प्रमुख प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है यहाँ पे। और चारों प्रकार के जो कछुआ है यहाँ पे देखने को मिलता है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? राजस्थान के अंदर ये देखने को मिलेगा। और इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो उसी को कहा जाता है। और यहाँ पे साइबेरियन सारस जो है उसका प्रवास होता है, ठीक है। जो साइबेरियन एक पक्षी है, साइबेरियन सारस, उसका प्रवास स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये प्रजनन के लिए यहाँ पे हमेशा वर्ष में एक बार आते हैं जरूर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट था। चलिए सातवां प्रश्न अब देखेंगे हम
जो कि इकोनॉमिक्स का होगा, ठीक है, क्योंकि हमने हिस्ट्री का भी देख लिया, पॉलिटी का भी देख लिया, ज्योग्राफी का देख लिया। अब यहाँ पे 2 प्रश्न जो है ये पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स के। प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन? किसके द्वारा जो है बेरोजगारी के आंकड़े जो है तैयार किए जाते हैं? तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, शायद ही आपको कहीं पे मिला हो और ये चांसेस बन जाते हैं इसको पूछने का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। इसको इंग्लिश में NSSO कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं। NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अगर कार्यालय बोलेगा तो ऑफिस, संगठन बोलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये NSSO का फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा ही बेरोजगारी के आंकड़े जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। NSSO का जो स्थापना अगर पूछेगा कब, तो 1950 में इसको स्थापित किया गया था और इसका हेड क्वार्टर आपको महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न जो कि इकोनॉमिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि विश्व विकास रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ UN के द्वारा? कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक या फिर कह लीजिए विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार सन 1978 में इसको जारी किया गया था, याद रखिएगा। थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर जानना है तो जान सकते हैं कि विश्व बैंक जो है, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसका जो स्थापना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समय 1944 में इसको स्थापना किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर मिलेगा वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किसका? वर्ल्ड बैंक का। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अजय बांगा, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का भी नाम पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। इसके बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ऑप्शन नंबर बी। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1944 में ही हुआ था, ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर भी आपको वाशिंगटन DC में ही देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, प्रबंध निदेशक MD जो हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये वर्तमान में इसका प्रबंध निदेशक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आता है विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप सभी को आई थिंक पता होगा कि 1 जनवरी 1995 में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन का स्थापना, और इसका जो हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं उनका नाम है नगोजी ओकोंजा, ठीक है, इन लोग का थोड़ा नाम उल्टा पुल्टा है, और इवेला IWEALA, ठीक है, याद रखिएगा, नगोजी ओकोंजा इवेला, ये इसके अभी वर्तमान में कौन है? प्रेसिडेंट है। और चौथा और आखिरी है UN यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका जो स्थापना आप सभी को आई थिंक पता ही होगा क्योंकि बहुत कॉमन प्रश्न एग्जाम में आता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापित किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। इसका जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी जो मैंने फैक्ट बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न और 10वां और 11वां ये सब साइंस का मिलेगा। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लाया हूँ। प्रश्न है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है? 95.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, जो कि सबको आना चाहिए। हम डिग्री सेल्सियस में तो पता है कि ह्यूमन बॉडी जो होता है उसका तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो सामान्य तापमान लगभग होता है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में दिया है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सामान्य मनुष्य का एक तापमान होता है, ठीक है। एक्चुअली में फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बदलने का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। F = 9/5 C + 32,
ये फॉर्मूला को अगर लगा देंगे तो डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में आप आसानी से बदल पाएंगे। ठीक है, ये जो सी है यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस रखना है। जैसे अगर इस सी की जगह 37 डिग्री सेल्सियस रख देंगे तो आपको 98.6 डिग्री मिल जाएगा, या फिर अगर 98.6 यहाँ पे रख देंगे तो सी का वैल्यू निकालेंगे तो आप 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो इस फॉर्मूला से डिग्री से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब 10वां प्रश्न बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जो है वो केमिस्ट्री का है। ठीक है, 10वां प्रश्न केमिस्ट्री का, रसायन का, जो कि एक बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार से किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है। प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि डेटॉल जो होता है उसमें कौन सा प्रतिरोधी यौगिक मौजूद रहते हैं? आयोडीन, क्लोरोक्सीलेनॉल, टर्पिनियोल, बी और सी दोनों। बताइए कौन सा है इसमें प्रतिरोध मतलब समझ लीजिए कि एंटीसेप्टिक कह लीजिए, एंटीसेप्टिक। ठीक है, मतलब डेटॉल के अंदर कौन कौन से या फिर कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है? तो इसमें बी और सी दोनों तरह का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इस नाम को याद रखिएगा कि जो डेटॉल हम यूज़ करते हैं कहीं पे कट जाने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे जो डेटॉल यूज़ करते हैं उसमें क्लोरोक्सीलेनॉल और टर्पिनियोल, ये दोनों नामक जो प्रतिरोधी या फिर एंटीसेप्टिक कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं जो कि बायोलॉजी का है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न है कि कौन सा प्लास्टिड फूलों और फलों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट। बताइए कौन सा ऐसा एक प्लास्टिड है जो फूल और फल दोनों को रंग प्रदान करने का काम करता है? बताइए। तो इसका आंसर जो है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ये जो है फूलों और फलों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हमको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है जो कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे मैं पत्तियों की बात नहीं किया हूँ क्वेश्चन में, फूल और फल की बात किया हूँ। फूलों और फलों को क्रोमोप्लास्ट के माध्यम से ही रंग प्रदान करता है, लेकिन पत्तियों में जो रंग होता है किसके कारण? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या करता है? फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है? स्टोर फूड को, खाने को स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और ये कलरलेस होता है, ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता। प्रोटोप्लास्ट कुछ नहीं, यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताइएगा। चलिए, ये 11वां प्रश्न हो गया। हमने अभी तक टोटल साइंस के भी 3 प्रश्न देख लिए, टोटल 11 प्रश्न देख लिए। आगे के जो 4 प्रश्न आपको मिलेगा वो मिलेगा शारीरिक, योग और शिक्षा से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और चारों को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 12वां प्रश्न है कि योग में किसे पूर्ण व्यायाम कहा जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा योग है या फिर कौन सा प्राणायाम है कह लीजिए जिसको पूर्ण व्यायाम का संज्ञा दिया जाता है? पूर्ण व्यायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, गरुड़ासन या फिर सूर्य नमस्कार। बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, सूर्य नमस्कार जो होता है सबसे अच्छा व्यायाम इसको माना जाता है, और इसी को पूर्ण व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, पूर्ण व्यायाम, क्योंकि ये जो व्यायाम होता है शरीर के सभी अंगों को ये एक्सरसाइज करने में मदद करता है। और इसके अंदर टोटल आपको 12 योग मुद्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 12 प्रकार के योग मुद्रा या फिर कह लीजिए 12 प्रकार के आसन देखने को मिलता है, जिससे पूरे शरीर के लिए व्यायाम हो जाता है, इसीलिए इसको पूर्ण व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि आसनों की रानी किस आसन को कहा जाता है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कि कौन सा आसन है जिसको आसनों की रानी की संज्ञा दी जाती है? सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, हलासन या फिर धनुरासन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वांग आसन, इसमें सर्वांग आसन नाम से ही क्लियर है, सर्वांग आसन, इसे ही आसनों की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आसनों का राजा पूछेगा, ठीक है, आसनों का राजा पूछे तो इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? तो शीर्षासन को कहा जाता है। ठीक है, शीर्षासन को कहा जाता है आसनों का राजा, जबकि सर्वांग आसन को आसनों की रानी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न, 14वां प्रश्न है कि योग संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण,
दयानंद पांडे या फिर स्वामी विवेकानंद? कौन है जिन्होंने योग संदेश पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य बालकृष्ण जो है योग संदेश नामक पत्रिका के संपादक हैं। और एक्चुअली में ये जो योग संदेश है ये किसके ऊपर आधारित है, किससे प्रेरित है? तो बाबा रामदेव से प्रेरित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रेरित किससे है? तो बाबा रामदेव से। लेकिन इसके संपादक कौन है? तो आचार्य बालकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, 15वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए है इस टेस्ट का कि निम्न में से कौन सा एक षट कर्म क्रिया नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कई बार मैं प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो षट कर्म होता है, षट कर्म मतलब कह लीजिए, षट मतलब होता है छह और कर्म मतलब समझ लीजिए क्रियाएं। ठीक है, छह ऐसे क्रियाएं जिसको हम षट कर्म कहते हैं, ये सभी जो है हठ योग के अंदर की क्रिया है। ठीक है, हठ योग, ये छह या फिर षट कर्म जो है हठ योग में बताए गए छह ऐसे क्रियाएं हैं जो संपूर्ण शरीर की शुद्धि करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो संपूर्ण शरीर की शुद्धि करने का कार्य करते हैं, या फिर कह लीजिए कि हमारा जो देह होता है, हमारा शरीर होता है, उसको निरोगी बनाने का कार्य करते हैं। ये षट कर्म बहुत ज्यादा ये हठ योग के अंतर्गत आते हैं। इस षट क्रिया के अंतर्गत देखेंगे तो कपालभाति आता है, त्राटक आता है, नेति आता है, लेकिन भस्त्रिका नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा विकल्प है जो कि षट कर्म के अंतर्गत नहीं आते। ये तीन तो आते हैं, बाकी चौथा, पांचवा, छठवां भी बता देता हूं। ठीक है, एक होता है धौती। ठीक है, क्या होता है? धौती, जो कि चौथा विकल्प हो गया, मतलब चौथा हो गया। पांचवा में आता है नौली। ठीक है, नौली। और छठवां होता है बस्ती। ठीक है, बस्ती। ये छह तरह के जो क्रियाएं हैं जो कि षट कर्म के अंदर इसको सम्मिलित किया गया है, जो हमारे शरीर की शुद्धि और देह को निरोगी बनाने में कार्य करता है, और ये हठ योग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने 15 प्रश्नों को देखा छात्रावास अधीक्षक के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट में। इसमें 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए अभी तक मैंने 10 टेस्ट लाया है 15-15 क्वेश्चन का। आप 10 लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा क्वेश्चन अच्छे हैं और आपका अच्छे से तैयारी भी हो रहा होगा। ठीक है ना, इस 15 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नए होंगे हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का PDF, वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं। साथ ही किसी तरह का अगर डाउट हो तो हम डाउट को भी मिलके शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।